नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरियल प्रखर एमसीक्यू बैच के माध्यम से डे 15 का डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पाषाण युग समाप्त करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक और उत्तर वैदिक समाप्त करेंगे। इन तीनों से दोस्तों हम आप लोगों को टोटल 100 एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करेंगे। तो चलिए 100 प्रश्न देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ घटना है और दूसरे तरफ उसका वर्ष है। तो इसका जो मिलान जो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का मिलान हो जाएगा। कह रहा है कि एक कोड ऑफ जिनेटोलॉज, एक कोड ऑफ जिनेटोलॉज ये किसके द्वारा लिखा गया है, माने ये कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों 1776 में। कब लिखा गया है? 1776 में। और इसी का मतलब होता है ये जो है जो आपने मनुस्मृति का अनुवाद सुने होंगे, यही है मनुस्मृति का अनुवाद। ठीक है, तो एक कोड ऑफ जेनेटो क्या है? जेनेटो तो ये है 1776 ईस्वी में इसको किया गया था। अच्छा, दूसरा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? तो ये तो बहुत ही आसान था, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, 1784। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? तो ये हुआ 1785। 1784 में हुआ था बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है 1785 में। और अब विज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है 1789 में। मतलब 4 डेट निकल के आया, एक 1776, एक 1784, एक 1785 और एक 1789। 1776 में क्या हुआ? तो 1776 में हुआ एक कोड ऑफ जेनेटो लॉ, मतलब इसका मतलब कि मनुस्मृति का अनुवाद 1776 में। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ। और 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं इसमें से सत्य कथन क्या है। तो इसमें से जो सत्य कथन है वो है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1804 में नहीं बल्कि 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में। तो ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 ईस्वी में हुआ था। और बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुआ था, ना कि 1803 में। तो दो पॉइंट यहाँ से याद कर लेना है कि ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1823 में और बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में। अब एक तरफ कथन है और दूसरे एक कारण है। तो इसमें से देखते हैं कि आंसर क्या होने जा रहा है। इसमें से आंसर होगा ए कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना की हुई। तो सही बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब हो गया कि 1801 से लेकर के 1900 तक में कहलाता है 19वीं सदी। और पूर्वार्ध का मतलब हो गया कि 1800 से लेके एक से लेके 1850 तक पूर्वार्ध कराया। तो इसी के टाइम पीरियड में बोल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। माने यूनाइटेड किंगडम, यूके और कुछ यूरोपीय देश हैं जहाँ पे कि संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। तो बात सही है। इसका क्या कारण बना था? कारण ये बना था कि जो विलियम जोन्स थे उनके अनुसार यूरोपीय भाषाएं मूल रूप में संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती है। विलियम जोन्स का कहना था कि संस्कृत विद्यापीठ इसीलिए खोला जा रहा है, संस्कृत अध्ययन पीठ इसीलिए खोला जा रहा है कि यूरोपीय जो भाषा है ना, वो मूल रूप से असल में संस्कृत और ईरानी भाषा से मिलती है। किससे मिलती है? संस्कृत और ईरानी भाषा से। ये किनका कहना था? विलियम जोन्स का। प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? तब वो लिखा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। इन्हीं को कहा जाता है V.A. स्मिथ। जो V.A. स्मिथ सुनते हैं, इन्हीं का नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा। और मैक्स मुलर को देख रहे हैं ना, ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इन्होंने एक बुक लिखा था स्क्रेड बुक, माने ये असली सीक्रेट बुक है, बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज नाम का एक बुक लिखा था।
क्या नाम लिखा था? तो स्क्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज के नाम से लिखा था, ठीक है। और ये जो विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, ये 1904 में इन्होंने बुक लिखा था और लिखा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप ये दोनों किताबों को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने को इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन है, मतलब मिलान जो है असत्य है। तो इसमें से जो मिलान असत्य है वो देख लेते हैं कि कौन मिलान असत्य है। हिंदू पॉलिटी, ये लिखा हुआ है केपी जायसवाल के द्वारा, सही लिखा हुआ है। केपी जायसवाल के द्वारा हिंदू पॉलिटी। ए एल वासम के द्वारा द वंडर दैट वाज इंडिया, ये भी लिखा हुआ है सही, कि द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, ये एल वासम के द्वारा लिखा हुआ है। और केपी जायसवाल के द्वारा हिंदू पॉलिटी लिखा हुआ है। और डीडी कौशाम्बी के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है। द एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डी डी कौशाम्बी के द्वारा लिखा हुआ है। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, ये लिखा हुआ है आर सी मजुमदार के द्वारा। किनके द्वारा लिखा हुआ है? आर सी मजुमदार के द्वारा लिखा हुआ है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल किसके द्वारा? तो आर सी मजुमदार के द्वारा। और के ए नीलकंठ शास्त्री, ये लिखे हैं दक्षिण भारत का इतिहास। ये क्या लिखे हैं? ये कौन सा किताब लिखे हैं? तो दक्षिण भारत का इतिहास लिखे हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास। के ए नीलकंठ शास्त्री ने कौन सा किताब लिखा है? तो दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं असत्य कथन का चयन। इसमें से सारे के सारे कथन क्या हैं? तो सत्य हैं। तो वो सत्य हैं कि ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य तथा साहित्यिक स्रोत दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो बिल्कुल है, ऐतिहासिक स्रोत के तहत पुरातात्विक साक्ष्य तथा साहित्यिक साक्ष्य स्रोत दोनों को सम्मिलित किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत क्या रखा जाता है? तो अभिलेख रखा जाता है, सिक्के रखा जाता है, स्मारक रखा जाता है, भवन रखा जाता है, मूर्तियां रखा जाता है और बर्तन भी रखा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत क्या क्या चीज रखा जाता है? तो अभिलेख रखा जाता है, सिक्का रखा जाता है, स्मारक रखा जाता है, भवन रखा जाता है, मूर्तियां रखा जाता है और बर्तन रखा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो आर्कियोलॉजी क्या कहलाता है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना। 7 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में चयन करें। तो जब सत्य कथन का चयन करिएगा तो इसमें भी दोनों ही कथन क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि अगर कोई भी प्राचीन वस्तु आपको दिख जाए तो उसमें जो विद्यमान है C14 यानी C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही बात सही है कि कोई भी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसका समय का निर्धारण किया जाता है। अर्थात कार्बन 14 सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। जितना भी आप लिविंग थिंग्स देखते हैं, माने सजीव वस्तु देखते हैं, उन सब में कार्बन 14 विद्यमान होता है। निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और असत्य कथन का चयन करते हैं। इसमें से डी ऑप्शन सही है। इसमें मतलब सही मतलब है, ये गलत है। इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक शीशे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। तो नहीं, सबसे अधिक जो माने शीशे का सिक्के आ गया ना, तो कुषाण नहीं, स से शीशा और स से सातवाहन, ठीक है, सातवाहनों ने। तो सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने जारी किया? तो सातवाहनों ने। अच्छा, कुषाणों ने भी कुछ किया था। तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध, ध्यान सुनिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या जारी किए थे? सर्वाधिक सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और बाकी ये सारा ही पॉइंट सही है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है कि जिन सिक्कों या मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे। तो पंचमार्क सिक्के क्या कहते थे? कि उस सिक्के पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां ही विद्यमान होती थी, माने लेख नहीं होगा और आकृति नहीं होगा, ठीक है, होगा। तो ऐसे सिक्के को पंचमार्क या आहत कहते सिक्के कहते थे। सिक्कों पर लेख तथा
तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। जो ये सिक्का है उस पे लेख और तिथि इन दोनों को उत्कीर्ण करने का परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। अब सोच रहे हैं ये क्या हुआ, तो आप देखते होंगे एक या दो के सिक्के में कुछ पहले के जो एक के सिक्का आता था इस तरीके से गेहूं के बाली बने होते थे, तो ये तो हो गया आकृति। और फिर उस पे लिखा होता था 1 रुपया लिखा होता था, और उसपे वर्ष भी लिखा होता था कि कब ये सिक्का ढाला गया, 2002 2001। तो ये जो 2002 हुआ तिथि हो गया। ये जो मैंने लिखा भारत सरकारी सब, तो वो हो गया लेख हो गया, 1 रुपया भी लेख हो गया। और ये जो बाली बना हुआ था वो क्या हो गया, तो इसमें आकृतियां हो गया। तो इस तरीके के यूनानी शासकों ने चालू किया। बेंचमार्क क्या होता है ये मैंने बता दिया। और गुप्त शासक के बारे में याद रखिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। एक तरफ अभिलेख है और दूसरी तरफ कौन शासक है, माने कौन सा अभिलेख किस शासक के लिए है। तो जब देखते हैं कौन से शासक के लिए है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के लिए। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके लिए है, तो खारवेल के लिए है। और खारवेल कलिंग का शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो कलिंग का शासक थे। खारवेल कहाँ के शासक थे, तो कलिंग का शासक थे। ठीक है, कलिंग का शासक थे, कलिंग का शासक थे। और नासिक अभिलेख, नासिक जो अभिलेख है वो गौतम बलश्री के लिए था। गौतम बलश्री का अभिलेख कहाँ मिला है, तो नासिक में मिला है, नासिक अभिलेख में। ठीक है, गौतम बलश्री का वर्णन कहाँ मिला है, तो हाँ, नासिक अभिलेख में। और मंदसौर का कहाँ मिला है, तो यशोवर्मन में। मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला है, मतलब अभी मंदसौर अभिलेख में किनका मतलब किया गया है उल्लेख, तो यशोवर्मन का। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख में गुप्त का किया गया है वर्णन। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किसको, खारवेल को। नासिक में गौतम बलश्री का उल्लेख है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त। इसी प्रकार से कुछ और याद रख लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि एहोल अभिलेख का नाम आपने सुना होगा, इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र किया है। पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र किया गया है, पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र किया गया है। और जूनागढ़ अभिलेख में किसका जिक्र किया गया है, जूनागढ़ अभिलेख में तो रुद्र दामन का जिक्र किया गया है। रुद्र दामन का जिक्र किया गया था जूनागढ़ अभिलेख में। और ग्वालियर 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 अभिलेख में किसका जिक्र किया गया है, तो प्रतिहार प्रतिहार नरेश भोज का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है, प्रतिहार नरेश भोज का जिक्र किया गया है। और देवपारा अभिलेख में किसका जिक्र किया गया है, देवपारा अभिलेख में तो बंगाल शासक विजय सेन का जिक्र किया गया है। बंगाल शासक विजय सेन का जिक्र किया गया है, विजय सेन का जिक्र किया गया है। और एक और देख लीजिए, भीतरी भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है, तो स्कंद गुप्त का वर्णन किया गया है। किसका, स्कंद गुप्त का। तो इसमें पॉइंट फिर से अभिलेख के बारे में याद रख लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल जो कि कलिंग के शासक थे। और नासिक अभिलेख गौतम बलश्री में कहाँ के अभिलेख में प्राप्त हुए हैं, तो नासिक अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन का जिक्र मिला है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त का। एहोल जो है, एहोल अभिलेख वो पुलकेशिन द्वितीय का उसमें मिला है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन। ग्वालियर में प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा में बंगाल शासक विजय सेन। देवपारा में किसका मिला है, तो बंगाल शासक विजय सेन का। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है। भोगाज कोई अभिलेख में निम्न में से किन देवताओं का नाम उल्लेखित है, तो वो उल्लेखित है इंद्र, वरुण और मित्र। इंद्र, वरुण और मित्र। अग्नि, इसके जगह अग्नि के जगह पे अग्नि नहीं मिला है, लेकिन इसके जगह पे नासत्य नामक वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। मैंने चारों लोग का बोगा कोई नहीं याद रखिएगा, एक इंद्र, नासत्य, वरुण और मित्र का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जोसेफ प्रिंसप ने 1837 में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब प्राप्त की थी, तो 1837 ईस्वी में। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या सत्य कथन का चयन करें। इसमें से सत्य कथन दोस्तों सी है। ठीक है, इसमें कह रहा है खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, नहीं,
खरोष्टी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं। पहला कह रहा है कि आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में है, तो ये बात सही है कि जो आरंभिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं प्राकृत भाषा में हुए हैं प्राप्त। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो ये भी सही है। अशोक के जितने भी अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से प्राप्त शिलालेख यूनानी और आर्मेइक लिपि में है, तो ये भी बात सही है कि अशोक के पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से प्राप्त शिलालेख यूनानी और आर्मेइक लिपि में है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से जो सत्य कथन है वो 1 और 3 कथन जो है वो सत्य है। पहला कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, तो ये भी बात क्या है, सही है दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ही सही ही है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन होगा। तो इसमें कह रहा है कि रेडियो कार्बन जो डेटिंग पद्धति है उससे पुरातात्विक अवशेषों की तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, तो पुरातात्विक अवशेषों की तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। दूसरा कह रहा है कि रेडियो कार्बन अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों का होता है, तो क्या ये 10 वर्षों का होता है, नहीं, इसको याद रख लीजिए, ये होता है 55-68 वर्षों का। कितना होता है, 55-68 वर्षों का। रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल कितने का दिन वर्षों का होता है, तो 55-68 वर्षों का। रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो जो कार्बन विधि है उसके द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है, तो ये भी बात क्या है, सही है। इसमें कह रहा है कि मृत वस्तुओं में भी, जो मृत वस्तु मृत हो जाती है उसमें कार्बन 14 के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है। इसमें एक्चुअली असमान नहीं होता है बल्कि समान अनुपात में जारी होता है, ठीक है। मतलब मृत वस्तुओं में भी कार्बन 14 के घटकों का विघटन जो होता है समान अनुपात में जारी रहता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है, ठीक है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो छंद है। आप इसमें से 6 को जो है आप याद रख लीजिए। पहले थोड़ा सा 15 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी है, तो ये लिखा है एस एन राव ने। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखा, तो एस एन राव ने। अब वेदांगों की कुल संख्या जो 6 है उसके बारे में हम आप लोग को जिक्र कर दें कि कौन कौन होता है। तो देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा और ये हो गया छठा। पहला में होता है शिक्षा, क्या होता है, शिक्षा। दूसरा में क्या होता है, व्याकरण, व्याकरण। तीसरा में क्या होता है, निरुक्त, तीसरा में क्या होता है, निरुक्त। चौथा में होता है छंद, छंद। पांचवा में होता है ज्योतिष, ज्योतिष। और छठा में होता है कल्प, कल्प होता है, ठीक है। अच्छा, जो शिक्षा है वो किस लिए होता है, तो वो होता है धर्म शास्त्र के लिए, ठीक है। और शिक्षा क्या होता है, तो धर्म शास्त्र के लिए, धर्म शास्त्र के लिए। और व्याकरण तो भाषा के साथ, भाषा शास्त्र के लिए होता है, भाषा शास्त्र के लिए क्या होता है, तो व्याकरण। और निरुक्त क्या होता है, तो शब्दों की उत्पत्ति होती है, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, शब्दों की उत्पत्ति होती है। छंद में भाषा सज्जा ज्ञान होता है, छंद में भाषा सज्जा ज्ञान होता है। छंद क्या होता है, भाषा सज्जा ज्ञान होता है। और ज्योतिष, ज्योतिष क्या होता है, तो खगोल शास्त्र ज्ञान होता है, खगोल शास्त्र ज्ञान होता है, ज्योतिष खगोल शास्त्र ज्ञान होता है। और कल्प, कल्प क्या है, तो कर्म कांड है, कल्प क्या है, तो कर्म कांड है, कल्प क्या है, तो कर्म कांड है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा है, सॉरी ये धर्म शास्त्र नहीं है दोस्तों, ये ध्वनि शास्त्र है। शिक्षा क्या है, ये ध्वनि शास्त्र है, ध्वनि शास्त्र है, ठीक है। शिक्षा क्या है, ध्वनि शास्त्र। व्याकरण क्या है, भाषा शास्त्र। और निरुक्त क्या है, शहरों की, सॉरी, निरुक्त क्या है, शब्दों की उत्पत्ति। और छंद क्या है, भाषा सज्जा ज्ञान। ज्योतिष क्या है, खगोल शास्त्र। और कल्प क्या है, कर्म कांड। प्राचीन अभिलेखों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत कथन का चयन करिए। तो इसमें से सत कथन केवल बी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राचीनतम जो अभिलेख हैं ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखे जाते थे। ये ब्राह्मी भाषा नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि होता था। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है। और तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। ये बात सही है कि तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तब वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किनसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी के एक भाग आर्क्यूमेंट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? तो प्राचीन सामग्री के आकार का। आर्कियोलॉजी के एक भाग आर्क्यूमेंट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राचीन सामग्री के आकार का। भीमबेटका से प्राप्त गुफा चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं उच्च पुरापाषाण काल से। उच्च पुरापाषाण काल से भीमबेटका से प्राप्त गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आर्कियोलॉजी का के एक भाग आर्क्यूमेंट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राचीन सामग्री के आकार का, ठीक है। और एक और ये दो गो और याद कर लीजिए क्या है। एक होता है पैली पैलिएंटोलॉजी। मैं लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और याद रख लीजिए, एक दो पॉइंट। पैलिएंटोलॉजी, इसमें क्या होता है? ये किस चीज के लिए अध्ययन के लिए है? तो आदि मानव के जीवाश्म के अध्ययन के लिए है। ये किसके अध्ययन के लिए है? तो आदि मानव के जीवाश्म के अध्ययन के लिए है, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन के लिए है पैलिएंटोलॉजी। एक होता है पेलियो, एक होता है पेलियो पैपोलॉजी। पेलियो पैपोलॉजी ये किसके लिए होता है दोस्तों? तो ये होता है आदि मानव के हड्डियों के अध्ययन के लिए। आदि मानव के हड्डियों के अध्ययन के लिए ये इसका इस्तेमाल हो, इसमें स्टडी करते हैं आदि मानव के हड्डियों। तो देखिए दो चीज मैंने बताया अध्ययन के संदर्भ में, एक आदि मानव के जीवाश्म का अध्ययन, एक बताया मैंने आदि मानव के हड्डियों का अध्ययन। जब आदि मानव के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा तो वो होता है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी। और जब आदि मानव के हड्डियों का अध्ययन करेंगे तो होता है पैपोलॉजी। पेलियो पैपोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक। प्रारंभिक जो मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो खुद सोचिए कि जो आखेटक होते थे यानी खाद्य संग्राहक होते थे पहले के मानव, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमने जाते थे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो एक जगह रुकने के कारण, जब वो मान के चलिए एक जगह रुक जाते थे तो वहां के फल, वृक्ष और जानवर वो खाकर समाप्त कर देते थे? ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं पहले मानव तो खाना पकाने जानता नहीं था, वो जो आस-पास में रहेगा खाने वाला चीज उसी को खा जाएगा। तो जहाँ पे कहीं रुक जाएंगे तो वहां पर पास में रहने वाले जितने भी फल हैं, अरे एक दिन में नहीं खत्म करिएगा, एक महीने में तो खत्म कर ही दीजिएगा। तो एक महीने के बाद क्या करिए? वहां तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको दूसरी जगह फिर जाना ही पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? शिकार ढूंढने के कारण? तो हाँ, बात सही है कि शिकार ढूंढने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए, ये भी बात सही है। मवेशी अब सब अकेले अकेले तो शायद जाइएगा नहीं, साथ में मवेशी भी लेकर जाइएगा। मौसम बदलने के कारण, तो ये भी बात सही है। 21, जब भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े-बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया जाता है, इसे कहा जाता है मेगालिथ। दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े-बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। एक तरफ नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चिरांद जो है वो बिहार में, चिरांद के बारे में तो जानते करते हैं कि बिहार में है। चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है। वो कहाँ है? उसका लोकेशन तो बिहार में। और बुर्ज होम का कहाँ है? तो कश्मीर में। बुर्ज होम का कहाँ है? कश्मीर में। और चिरांद कहाँ है? तो बिहार में। कोल्डिवा कोल्डिवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उतनूर उतनूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। उतनूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में।
पिकली हल कहाँ है? तो कर्नाटक में। पिकली हल कहाँ है? तो कर्नाटक में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। और बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कोल्डिवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पिकली हल कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नव पाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ है? तो बुर्जहोम और चिरांद में। उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नव पाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम और चिरांद में प्राप्त हुए हैं। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध नव पाषाणकालीन स्थल सिनुवार बिहार के किस जिले में स्थित है? जो नवपाषाण कालीन स्थल है सेनुवार, वो बिहार के किस जगह पे स्थित है? तो रोहतास में स्थित है। इसी प्रकार से आप लोग दो और याद रख लीजिए। एक याद रख लीजिए चिरांद के बारे में। चिरांद कहाँ मिला है? तो सारण से मिला है। और ताराडीह कहाँ से मिला है? तो ताराडीह मिला है गया से। ताराडीह गया से, चिरांद सारण से। और सारण से सेनुवार कहाँ से मिला है? रोहतास से। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि उपरोक्त का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या था? तो वो कालानुक्रमिक क्रम अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से था। कैसे था? इसका आंसर होगा CADB। इसको डेट के माध्यम से याद रखने का प्रयास ज्यादा मत करिए। मैं तो ऐसे मैं तो बता देता हूँ क्या होता है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये ताम्र पाषाण संस्कृति है क्या। तो ये दोस्तों तांबा प्लस पत्थर बराबर ताम्र पाषाण हो गया। तांबा तांबा माने जिसको ताम्र कहते हैं और पत्थर मिला दीजिएगा, माने इस संस्कृति में तांबा और पत्थर का ज्यादा मतलब यूज होता था। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कायथ है, ताम्र पाषाण संस्कृति है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। और ये जो जोड़वे संस्कृति है, महाराष्ट्र में देखने को मिला है। कहाँ देखने को मिला है? महाराष्ट्र में। कायथ या कैथ ताम्र पाषाण संस्कृति मध्य प्रदेश में। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में। और आहर ताम्र पाषाण संस्कृति कहाँ देखने को मिला है? तो राजस्थान में। कहाँ मिला है? राजस्थान में। आहर आहर ताम्र पाषाण संस्कृति राजस्थान में। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में। जोड़वे महाराष्ट्र में। आहर राजस्थान में। कायथ कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। और मालवा संस्कृति कहाँ देखने को मिला है? मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ये क्या है कि ये जो मालवा संस्कृति है वो 1700 से 1200 बीसी 1700 से 1200 बीसी तक देखने को मिला है। और आहर ताम्र पाषाण संस्कृति 2100 से लेकर 1000 बीसी तक देखने को मिला है। ठीक है। और जोड़वे संस्कृति जो है वो मिला है 1400 से 700 बीसी तक देखने को मिला है। और कायथ मिला है 2000 से 1800 बीसी तक। 2000 से 1800 बीसी तक क्या मिला है? कायथ या कायथ ताम्र पाषाण संस्कृति। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सरिया लीजिएगा। सी का मतलब हो गया कि पहले आहर ताम्र पाषाण संस्कृति देखने को मिला है। और फिर आहर के बाद कायथ या कायथा जो भी कह लीजिए वो भी है। और इसके बाद नंबर मिलता है मालवा का। और फिर मिलता है जोड़वे का। तो आप यहाँ से याद करिए, डेट पर मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट मेडिएवल डेट का नहीं है। क्वेश्चन आता है जो भी आएगा ये पूछा जाएगा कि कायथ ताम्र पाषाण संस्कृति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। जोड़वे कहाँ है? तो महाराष्ट्र। आहर कहाँ है? राजस्थान। मालवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। और यही मिलान करने के लिए याद आएगा कि सबसे पहले आहर। तो देखिए आप ऐसे करके याद कर लीजिए कि आहका आहका माजो माजो आहका माजो। आप ऐसे याद रख लीजिए। आहका आहका माजो माजो माजो, ऐसे बस। आह का मतलब आहर संस्कृति, का मतलब कायस्थ संस्कृति, माँ का मतलब मालवा संस्कृति, जो का मतलब जोड़वे संस्कृति। 27 नंबर में देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। तो 27 नंबर में क्या है कि सी है। ए सही है, आर गलत है। ताम्र पाषाण कालीन लोग मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। क्या है? ताम्र पाषाण कालीन लोग मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। ये बात सही है। बाकी उन जानवरों का उपयोग वो दूध और गत्य उत्पादों के लिए किया जाता था, ये गलत है। दूध का उन लोग प्रयोग नहीं करना सीखे थे, मतलब उन लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे अब तक प्राप्त ज्ञानों के अनुसार। लेकिन उस वक्त तो कोई था नहीं जो जानकारी लेगा।
लेकिन फिलहाल पहला सही है कि ताम्र पाषाणकालीन लोग मवेशी जैसे भेड़ बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। अगला, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रमाण कब से मिलता है? तो वो मिलता है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से, और मध्य पाषाण काल में राजस्थान एक जगह है जहाँ से बगौर से भी मिलता है, बागौर से भी मिलता है, जो कि बगौर कहाँ है? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बगौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। और बगौर से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं जिसमें पशुपालन के आरंभ को दर्शाता है। एक और साइट याद रख लीजिए, आदमगढ़। क्या याद रखना है? आदमगढ़। ये कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बगौर से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं जिसमें पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो था पहले जौ। सबसे पहले मानव ने जौ का इस्तेमाल करना सीखा और दूसरे नंबर पे गेहूं का मतलब यूज करना सीखा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इस ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को ही तो चालकोलिथिक युग कहा जाएगा। ये तो एकदम सिंपल सा जवाब है। चालकोलिथिक, चालको का मतलब ही होता है ताम्र, पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पत्थर का इस्तेमाल करना। 31, इसमें क्या है, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित सही है। इसमें देखा जाए तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलती है। पहला कह रहा है कि बुर्ज होम सैलकृत देव मंदिर है। नहीं, बुर्ज होम क्या है? तो गर्त आवास है, गर्तावास है। और कहाँ है ये? कश्मीर में है। कश्मीर में गर्त आवास जो देखते हैं वो बुर्ज होम में ही है, गर्त आवास का साक्ष्य जम्मू कश्मीर में। और चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ दोस्तों टेराकोटा कला के लिए फेमस है। और चंद्रकेतुगढ़ जो है वेस्ट बंगाल में है, मैंने पश्चिम बंगाल में क्या है? तो चंद्रकेतुगढ़ किस लिए फेमस है? तो टेराकोटा कला के लिए है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृति के लिए फेमस है। और ये कहाँ है गणेश्वर? तो गणेश्वर दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो चंद्रकेतुगढ़ जो है किसके कारण इसको ख्याति प्राप्त है? तो टेराकोटा कला के लिए। और गणेश्वर जो कि राजस्थान में है, ये किसके लिए ख्याति इसको प्राप्त है? तो ताम्र कलाकृति के लिए। और बुर्ज होम किसके लिए ख्याति प्राप्त है? तो गर्तावास के लिए। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मानव के खाद्य संग्राहक और शिकारी से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचने को नव पाषाणिक क्रांति के नाम से किसने दिया? तो वो दिया है दोस्तों गार्डन चाइल्ड ने। तो मानव के खाद्य संग्राहक और शिकारी से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचने को नव पाषाणिक क्रांति का नाम किसने दिया? तो गार्डन चाइल्ड ने दिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, जरा बताइए हमको। तो इसमें से जो कथन सत्य देख रहे हैं कि वो सारे के सारे चारों के चारों क्या हैं? सत्य हैं। पहला कह रहा है कि वैश्विक युग में नव पाषाण युग की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व में हुई। वैश्विक युग में नव पाषाण युग की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व में हुई। और भारतीय उपमहाद्वीप नव पाषाण बसावट 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप नवपाषाण बसावट 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां 2500 ईस्वी पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। कुम्हार का चक नवपाषाण काल की खोज है। कुम्हार का चक कौन से काल की खोज है? तो नवपाषाण काल की। नवपाषाण युग की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो वो धातु का पहला प्रयोग प्रारंभ ये है जो सही नहीं है। ये तांबा से हुआ है। किस चीज से हुआ है? तो तांबा से हुआ है। नवपाषाण युग की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं है? तो धातु का पहला प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ, ये तांबा से संबंधित है। पत्थर के चिकनाए हुए औजारों का इस्तेमाल, ये सही है। नवपाषाण युग में ये पत्थर के चिकनाए हुए औजारों का इस्तेमाल हुआ है। तो कृषि का प्रारंभ हुआ है और मिट्टी तथा ईंटों का भी प्रयोग कर गृह निर्माण किया गया है। मिट्टी और ईंटों का प्रयोग करके गृह का निर्माण किया गया, मैंने घर पहले मिट्टी और ईंटे के बना दिए जाते थे। कृषि का जो प्रारंभ नवपाषाण युग में हुआ, मतलब घर वगैरह बनने का स्टार्ट नवपाषाण युग से ही शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि ताम्र पाषाण संस्कृति
ताम्र पाषाण संस्कृति का मतलब समझ गए ना, जिसमें तांबा और पाषाण माने पत्थर का इस्तेमाल हो। ऐसे संस्कृति के संबंध में कथन का विचार करें और सत कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से सत कथन 1 और 3 और 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ताम्र पाषाण वस्तुओं की सर्वाधिक खुदाई राजस्थान में नहीं हुई थी, बल्कि महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। तो ताम्र पाषाण पत्तियों की सर्वाधिक खुदाई कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। और ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में बताया जाए तो तांबा और पत्थर का प्रयोग एक साथ हुआ था। सामान्यतः ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, मैंने शव को दफनाया जो जाता था तो उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशा में। और ताम्र पाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्र पाषाण संस्कृति मूलतः कैसी संस्कृति थी? तो ग्रामीण संस्कृति थी। 36 नंबर का देखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक तरफ है ताम्र पाषाण संस्कृति और दूसरा तरफ राज्य बता रहा है कि कौन से राज्य में है। तो आमरी संस्कृति बताइए। मैंने जोड़वे के बारे में आप लोग को याद होगा कि महाराष्ट्र बताया था, मालवा भी मैंने बता दिया था, मध्य प्रदेश बता दिया था। अब दो आ गया, एक आमरी सभ्यता, एक सोथी सभ्यता। तो ये दोनों बताना है। इन दोनों से ऑप्शन चुन लीजिए तो शायद चुना जाए। सी का होगा 2, देखते हैं सी का, ये 2 ये 2। फिर है मालवा सभ्यता मध्य प्रदेश, मतलब डी का 1, तो ये दोनों होगा। अब इसमें से हम लोग को पता हो जाए तो ये 50-50% का चांस है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिस्क लीजिएगा, गलत होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर सही हो गया तो सही हो सकता है। क्योंकि अब ये तो हम लोग को मारना नहीं है, मैंने ए और बी हम लोग को कंफर्म पता है कि होना नहीं है, होगा तो जब भी सी और डी। तो फिलहाल देखते हैं। मैं तो यहाँ बता देता हूँ कि आमरी सभ्यता जो है सिंधु सिंधु के किनारे, माने सिंधु एक प्रांत है पाकिस्तान में, जहां पर आमरी सभ्यता पनपा था। और सोथी सोथी राजस्थान में, देखिए था यहाँ भी है, राजस्थान में था यहाँ भी है। तो सोथी सभ्यता राजस्थान में, आमरी सभ्यता सिंधु में। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा आप एक चीज देखिए, सिंधु में एक तो क्या हो गया, सोथी सभ्यता, कौन सा सभ्यता? सोथी सभ्यता। इसके अलावा यहाँ सॉरी सोथी राजस्थान में है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी। मैं क्या लिखता हूँ कि सिंधु में आमरी आमरी जो मैंने लिखा ऊपर में, वो लिखा हुआ कि आमरी सभ्यता कहाँ से है? तो सिंधु सभ्यता से, आमरी सभ्यता सिंधु सभ्यता से। इसके अलावा आप लिखेंगे कोट दीजी कहाँ है? सिंधु में। ठीक है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सोथी तो हो ही गया, सोथी सभ्यता तो खुद हो ही गया एक। और दूसरा गणेश्वर सभ्यता अगर कोई पूछे तो भी आप लोग को बताना है कहाँ? राजस्थान में, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में। और बनास भी कहाँ बताइएगा? राजस्थान में, बनास बनास सभ्यता राजस्थान में। और सोथी सभ्यता राजस्थान में। तो आप याद रख लीजिएगा कि राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता और गणेश्वर बनास, ये वाला दोस्तों बनास है। और सोथी सभ्यता राजस्थान में। एक और मैं बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। बलूचिस्तान में भी कौन सा सभ्यता पनपा था? तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है मेहरगढ़। क्या याद रखना है? मेहरगढ़। और नाल कुली याद रखना है, नाल कुली याद रखना है, नाल और कुली याद रखना है। अब एक उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ा लगे हाथ याद कर ही लीजिए, नहीं तो फिर बाद में भटकते रहिएगा। और आर्चर आर्चर क्लार्ड ने बोला था कि यहाँ पॉटरी सभ्यता हुआ था, माने सॉरी, आर्चर क्लार्ड पॉटरी सभ्यता। यहाँ सीधा सीधी आप उत्तर प्रदेश से पॉटरी सभ्यता पनपा था, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे? तो अतरंजी खेरा में। कहाँ? अतरंजी खेरा में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों खुद एक कायथा तो हो ही गया, कायथा कायथा। और एक और याद रखना है आप लोग को, देगवाड़ा। क्या याद रखना है? देगवाड़ा याद रख लेना। ठीक है, देगवाड़ा याद रखना है। महाराष्ट्र में एक तो जोड़वे हो गया, महाराष्ट्र में एक तो जोड़वे हो गया। और दूसरा याद रखना है सावाल्दा, सावाल्दा याद रखना है। तो एक जोड़वे और एक सावाल्दा। ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, थोड़ा काम आएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता कहाँ क्या चीज से संबंधित है? तो वो संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब हुआ कि यहाँ साहित्य मिला है, लेकिन वो साहित्य को पढ़ा नहीं गया है। तो उस साहित्य को क्या किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक युग में क्या हुआ? साहित्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और प्रागैतिहासिक युग में क्या हुआ है? तो साहित्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में
साहित्य नहीं मिला है। और ऐतिहासिक युग में क्या हुआ है, तो साहित्य मिला है पर पढ़ा नहीं, पढ़ा भी गया है। यहाँ साहित्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। तो प्रागैतिहासिक युग में क्या हुआ, तो वहां पे साहित्य मिला ही नहीं तो पढ़ा क्या जाएगा। आद ऐतिहासिक युग में साहित्य मिल गया लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। ऐतिहासिक युग में साहित्य भी मिल गया और पढ़ लिया भी गया। इसीलिए ऐतिहासिक युग के प्रमाण हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं और उसके इतिहास व्यवस्थित ढंग से भी हैं। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत कथन का चयन करें। तो इसमें से केवल दूसरा ही असत कथन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में विकसित हुआ है। बिल्कुल नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में विकसित नहीं हुआ है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता कांस्यून सभ्यता थी। आप लोग को पता होगा ना कि इंडिया का ये वाला जो मैप है, इसी के एरिया में कुछ आसपास विकसित हुआ था हड़प्पा सभ्यता, इधर बीच में थोड़ी ना विकसित हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शहरीकरण इसी समय हुआ। ये भी बात सही है कि प्रथम जो शहरीकरण का इतिहास हम लोग को मिलता है तो हड़प्पा सभ्यता को में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो 1921 में किया। और किसने, तो दयाराम साहनी ने किया। अब विद्यमान देखिए, एक तरफ निर्धारित तिथि देखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, कि जॉन मार्शल जो है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व ने इसको निर्धारित किया था। ठीक है, किस किस चीज के बारे में निर्धारित किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में निर्धारित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल बोले कि इसका टाइम पीरियड हमको लग रहा है कि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। तो माधव स्वरूप वत्स आके कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमको लग रहा है कि 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही ये जबरदस्त इंसान है माधव स्वरूप वत्स। पहले जॉन मार्शल क्या बोलते हैं कि 3250 से लेके 2750, अब इसी का कॉपी पेस्ट करके बोल दिए कि 3500 से 2700 होना चाहिए। देखिए अंतर कुछ दिख रहा है नहीं, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा भी बोल, अगर मान के चलिए उस जमाने में हम लोग रहते तो हम लोग आ जाते हैं बोलते कुमार रितेश ने के माध्यम से इसको 3600 से 2650 तक माना है हड़प्पा सिविलाइजेशन को। ये क्या मतलब हुआ। मार्टिमर व्हीलर ने मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईस्वी माना। तो मार्टियम व्हीलर ने कितना माना, 2500 से 1500 ईस्वी। और फेयर सर्विस, ये सर्विस की है, इन्होंने बोला कि 2000 से ये 1500 ईस्वी पूर्व हुआ। मतलब ये 500 के लिए माने और ये 1000 वर्षों के लिए माने। इस तरीके से सारे लोगों ने माना। ये भी 500 वर्ष के लिए माने और ये 800 वर्षों के लिए माने। तो इसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन को माना जाता है। निम्न इतिहासकारों ने में किसने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा पर बल दिया, तब वो बल दिया E.G.H. मैके ने। निम्न इतिहासकारों में किसने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा पर बल दिया, तो E.G.H. मैके ने। अब देखिए, एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है और दूसरी तरफ नदी। तो बताना है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे था। तो लोथल आप लोग को बताना है कि कौन सी नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी सही है। बनावली कौन सी नदी के किनारे, रंगोई नदी। बनावली रंगोई नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुरकोटड़ा सरस्वती नदी। लोथल कौन सी नदी, भोगवा नदी। बनावली रंगोई नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सरस्वती किस नदी जो है, किस कौन से स्थल के किनारे है, तो सुरकोटड़ा। ठीक है, सुत का गेंडोर जो है किस नदी के तट पर हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है, मैंने कौन से नदी के किनारे कोटगोंडरा है, तो वो है दोस्तों दास्त नदी के किनारे। दास्त नदी के किनारे कौन है, तो सुत का गंडोर है। ठीक है, और एक दो और याद रख लीजिए कि जो रोपर है, रोपर कहाँ है, तो पंजाब में है। रोपर कहाँ है, पंजाब में। ये किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं मादर मादर नदी, ये है रंगपुर के किनारे है। रंग माने मादर नदी के किनारे रंगपुर बसा हुआ है था, और गुजरात में है रंगपुर, गुजरात में है रंगपुर। और सादी कौर जो देख रहे हैं, सादी कौर, ये नदी सुतका सुतका को, ये ध्यान से सुनिएगा, सुतका को, गोंडोर मत कर दीजिएगा, सुतका को। और सुतका को भी गुजरात में ही है दोस्तों, गुजरात में है सुतका को। सुतका को कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये भी जो है सुतका को सादिक कौर के किनारे बसा हुआ है। एक है चेनाब नदी।
चेनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ है, मांडा, मांडा। और ये मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है मांडा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सुतका कोह कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ? कच्छ के क्षेत्र में। एक बार थोड़ा सा फिर से सुनिए और समझिए। सुतका गंडोर किस नदी के तट पर है? तो सुतका गंडोर दास नदी के तट पे है। और मादर नदी के तट पर रंगपुर है, जो कि रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। सादिक कौर के किनारे कौन बसा हुआ है? तो सुतका कोह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और चेनाब के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में। 43 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि लोथल, जो लोथल है उसका जो संबंध है रंगनाथ राव से है। किसका किसका संबंध है? रंगनाथ राव से। राखी गढ़ी का सूरज भान से संबंध है। और ये 1969 में इन्होंने इसको खोज निकाला था, राखी गढ़ी को। सूरज भान ने 1969 में, लोथल को रंगनाथ राव ने, बनावली बनावली को आर एस बिष्ट ने, बनावली को आर एस बिष्ट ने, और रोपर को एस आर राव नहीं बल्कि यज्ञदत्त शर्मा। कौन? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में, 1955 में रोपर को यज्ञदत्त शर्मा 1955 में। अच्छा, ये जो रंगपुर है, यहाँ पे ऊपर में मैंने पढ़ा था रंगपुर, रंगपुर जो कि गुजरात में था, जो मादर नदी के किनारे था, इसका खोज किसने किया था? तो एस आर राव ने किया था। एक और याद करा देता हूँ, साइट चनहुद्रो। जो भी मैं साइट याद करवा रहा हूँ, कम से कम उतना जरूर याद रखिएगा। चनहुद्रो, इसको किया था खोज अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने। एनजी मजूमदार ने किया था। एनजी मजूमदार ने। चनहुद्रों का खोज मैके व एनजी मजूमदार ने किया था। एक है सुतका को, ये वाला सुतका को, इसका खोज दोस्तों जॉर्ज डेल्स ने किया था। जॉर्ज डेल्स ने किया था। सुतका को जॉर्ज डेल्स ने किया था। मांडा नामक हड़प्पाकालीन स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो थे जगपति जोशी। कौन थे? जगपति जोशी। मांडा जम्मू नामक हड़प्पाकालीन स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो जगपति जोशी थे, ठीक है। अब देखिए, जगपति जोशी जो हैं वो मांडा का तो खोज उत्खनन करता थे ही, साथ साथ सुरकोटड़ा के भी थे। कहाँ के थे? सुरकोटड़ा के, कोटड़ा के भी थे। सुरकोटड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है। और आरएल अस्टाइन, ये कहाँ के, ये किसको खोजे थे? तो ये भी सुतका गंडोर को खोजे थे। सुतका गंडोर गंडोर को खोजे निकाले थे। लोथल नामक हड़प्पाकालीन स्थल का पहला उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ है 1955 में। लोथल नामक हड़प्पाकालीन स्थल का पहला उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो 1955 में हुआ। 46 का अब क्वेश्चन देख लीजिए कि उपरोक्त कथन में कौन से कथन सत्य हैं, ये बताने कह रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें से चारों के चारों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। कि मनके बनाने वाला कारखाना तथा स्त्री प्रसाधन सामग्री संबंधी साक्ष्य चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। तो ये बात सही है कि मनके बनाने वाला कारखाना और स्त्री प्रसाधन सामग्री संबंधी साक्ष्य चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ। तो मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। अन्नागार की प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। तो अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। लकड़ी की नाली का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो लकड़ी की नाली का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये सब क्या है? सही है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस चीज के लिए है? तो आलमगीरपुर देख लेते हैं किस चीज के लिए है। तो वो है मृद भांडों पर रंगीन चित्रकार से। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकार से संबंधित है। रंगीन चित्रकार से संबंधित है। और सुतका गंडोर किस किस लिए संबंधित है? सुतका गंडोर, सुतका गंडोर किस लिए संबंधित है? बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य के लिए है। बेबीलोन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य के लिए है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ से मिला है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुतका गंडोर से। निम्न में से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं, इसमें से सारे के सारे किस चीज से संबंधित हैं? तो हड़प्पा कालीन स्थल से संबंधित है। तो वो है विशाल स्नानागार, सभा भवन, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति और एक श्रृंग पशुओं वाली मुद्राएं। विशाल स्नानागार, सभा भवन, कांस्य से निर्मित नग्न महिलाएं की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्रा।
भारत में चांदी में उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। निम्नलिखित पशुओं में से किस किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो वो किस में नहीं हुआ था? तो गाय में नहीं हुआ था, बाकी गेंडा में हुआ था, हाथी में हुआ था और बाघ में हुआ था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वो है सोहगौड़ा। वो कौन है? सोहगौड़ा नहीं है। बाकी चनहुदरो है, कोटबीजी है और देसलपुर है। तो सोहगौड़ा से मौर्य काल का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। यहाँ से ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो किस काल का? तो मौर्य काल का मिला है ताम्रपत्र अभिलेख। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरा तरफ पुरातत्वीय खोज है। तो एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ देख लेते हैं कि पुरातत्वीय खोज है। तो इसके बारे में देख लें। इसके बारे में जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2, 1, 4, 3। तो लोथल क्या होगा? गोदीवाड़ा। लोथल क्या होगा? गोदीवाड़ा। कालीबंगन से क्या मिला है? जूता हुआ खेत। यहाँ पे जरूर याद कर लीजिएगा, कम से कम ये 4 चीज तो जरूर याद कर लीजिएगा। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। कालीबंगन में क्या मिला है? जूता हुआ खेत। धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। धौलावीरी बीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। बनावली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिला है कालीबंगा में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? तो V.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। बाकी कला इतिहासकार संबंधित थे। V.A. स्मिथ कौन थे? तो ये कला इतिहासकार थे। कौन थे? कला इतिहासकार। V.A. स्मिथ कला इतिहासकार थे और भारतविद भी थे। भारतविद इन्हीं को जाना जाता है। भारतविद के को V.A. स्मिथ को ही जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें से भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखते हैं क्या कालानुक्रम है। इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा कि मैंने पहले नगर, खुद सोचिए कि पहले नगर संस्कृति आया, मतलब हड़प्पा संस्कृति आया, फिर लोहे का हल आया था और फिर आहत मूल्य के चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। माने पहले हम लोग के यहाँ क्या मिला? नगर संस्कृति का हड़प्पा काल में मिला। और लोहे का हल कब से मिला? महाजनपद जब होने लगा तो लोहे का हल मिला। और फिर आहत चांदी के सिक्के आए थे भारत में, फिर सोने का सिक्के आए थे। इस तरीके से आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 का। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन प्राचीन नगर, यहाँ गणर नहीं नगर होना चाहिए, अपने उन्नत जल संचय, गणर नहीं नगर होगा, ठीक है, नगर। और नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो वो कौन था? धौलावीरा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो वो था धौलावीरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? तो इसमें से केवल दूसरा ही ऐसा है जो सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है कि वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे। उनके पास विशाल महल और मंदिर नहीं हुआ करते थे। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिला नहीं है। ये प्रमाण मिला है कि देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो कभी अगर मैं कुछ बोल दूं तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों क्या है? एक ही है।
इसका जो कह रहा है कि इसके संदर्भ में आप लोग को सही कथन बताना है, तो इसके अंदर देखिएगा कि दोनों ही सही कथन है। कह रहा है कि यह माने सिंधु घाटी प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? लौकिक सभ्यता। तथा इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। माने धार्मिक तत्व तो था, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं है, माने धर्म का वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्र भारत में उस जमाने में किस चीज से बनाए जाते थे? तो कपास से। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध का सही मिलान करना है। तो देखते हैं सही मिलान क्या है। कह रहा है कि तांबा, तांबा कहाँ से होता था आयात? राजस्थान से होता था आयात तांबा। और टीन का आयात कहाँ से होता था? तो अफगानिस्तान से होता था। और सोना का कहाँ से होता था? तो कर्नाटक से होता था। सोना कर्नाटक से होता था। और कॉपर जो तांबा है वो राजस्थान के साथ साथ ओमान से भी आयात होता था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई हैं? तो जो अटकलें लगाई है वो सारे के सारे अटकलें हैं। ठीक है, सारा का सारा क्या है? अटकलें लगाई है। किसके बारे में? और हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ किस कारण हुआ? तो लोगों ने, किसी ने बोला कि नदियों के सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो ये भी एक कारण बनता है कि नदियों के सूखने का अंत हो सकता है। फिर बोला जंगलों के विनाश होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। सोचिए, जंगल का विनाश हो गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, मतलब जो चरने वाले मैदान थे मतलब कि जानवरों को, वो भी समाप्त हो गया था। बाढ़ के कारण, तो दोस्तों यहाँ पर बाढ़ के कारण समझने की चीज है कि अगर कहीं बाढ़ होगा तो एक निश्चित क्षेत्र में आया होगा, कुछ क्षेत्र तो बाढ़ से बचे होंगे, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो हैं मानव, उनको तो बच जाना चाहिए था। तो ये भी उतना मतलब कोई भी कारण देखिएगा वो स्पष्ट नहीं है कि इसी के वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हुआ, लेकिन हाँ, कमोबेश हम मान सकते हैं कि ये सब कारण थे। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ? जब अंत हो गया तो क्या परिणाम हुआ? तो इसमें परिणाम ये चारों ही हुआ। पहला क्या देखने को मिला कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मैंने जो हड़प्पाई नगरों के जो लोग थे, लोगों ने छोड़ दिया। मैंने हड़प्पाई नगरों में अब कोई लोग नहीं जाकर रह रहे थे। फिर कहता है कि दूसरा, मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मतलब जो मुहर और लेखन का, बाटों का प्रयोग होता था, उसको क्या हो गया? बंद कर दिया गया। और कच्चे माल का आयात घट गया। अब कच्चे माल का आयात भी नहीं हो रहा था। और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो ये बात सही है कि नए बस्तियों की संख्या क्या होने लगा? बढ़ने लगा। किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तब वो मिले हैं सुर्तगही से। कहाँ मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? सुर्तगही से। और सुर्तगही कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा बस्तियों के संदर्भ में सत्य कथन को पहचाने। तो इसमें से देखा जाए सत्य कथन की दोनों ही हैं कि समानतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में क्या होता था? विभाजित होता था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, वहीं कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया निचला शहर कहलाता था। देखिए हड़प्पा में क्या होता था? दुर्ग होता था, एक ऊपर में होता था, माने इसको अपर साइटेडल बोलते थे और इसको लोअर साइटेडल बोलते थे। माने ऊपर वाला को दुर्ग कहा जाता था, और जो कि दूसरा कहीं अधिक, माने ये छोटा ही होता था लेकिन इसको दुर्ग दुर्ग कहा जाता था ऊंचाई पर वाला को। और नीचे वाला छोटा होता था जिसको निचला शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निचला शहर, यानी लोअर साइटेडल कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है कि हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताएं। तो देखते हैं इसमें से सत्य कथन कौन है। इसमें से सत्य कथन देखिएगा तो दो हैं। ठीक है, पहला कह रहा है हड़प्पाई समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। हड़प्पा के लोग थे तो वो मानते थे कि मरने के बाद भी कोई और जीवन होता है, तो ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुरुष और महिला दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। पुरुष और जो महिला हैं दोनों के समाधानों से क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे उसके मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का क्या था? विश्वास था नहीं। वो लोग बहुत कंजूस एक तरीके से समझ सकते हैं। वो लोग पैसे को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते थे। वो लोग यह लौकिक यह
लौकिक में विश्वास करते थे, ये लौकिक में विश्वास करते थे। मतलब उनको पता था कि अगर पैसा है तो मुझे इसी जगत में जीवन में खर्च करना है, इसी धरती पे खर्च करना है, ना कि मरने के बाद कोई और जगह पे जाके खर्च करना है। इसीलिए वो धन की बर्बादी नहीं करते थे। मतलब आप कंजूस टाइप का समझ सकते हैं, मैंने बोल दिया नहीं बोल दिया कि कंजूस नहीं थे वो। 65 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 65 में कह रहा है मिलान करने, तो इसका मिलान हो जाएगा ए। कह रहा है शंख शंख बालाकोट से संबंधित है, बालाकोट से क्या मिला है, शंख मिला है। और लाजवर्द मणि कहाँ से मिला है, सोर्तघई से। तो सोर्तघई से क्या मिला है, तो लाजवर्द मणि मिला है। और तांबे कहाँ से मिला था, तो वो मिला है खेतरी से। राजस्थान के खेतरी से क्या मिला है, तो तांबा मिला है। ठीक है। और सोना कहाँ से मिला है, तो दक्षिण भारत से मिलता था सोना। हड़प्पाई वाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि सत्य कथन क्या है। तो उसमें से कोई भी कथन दोस्तों सत्य क्या है, नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बाट सेल खरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नहीं, बाट सेल खरी नामक पत्थर से नहीं, बल्कि बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। क्या, फिर से देखिए, बाट चर्ट ये नामक जो है सेल खड़ी नहीं बल्कि बाट चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है। और इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे। नहीं, असल में इसमें निचला जो मानदंड था, निचला मानदंड वो बाइनरी था, सॉरी डेसिमल था, डेसिमल दशमलव। एक सेकंड। हाँ, निचला जो था वो था, क्या होगा, हाँ, निचला वाला जो था, ये कह रहा है निचला मानदंड वो दशमलव नहीं था बल्कि द्विधारी था, द्विधारी था। इसका मतलब था बाइनरी था। क्या था, द्विधारी को आप बाइनरी समझ सकते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, तो याद करना आसान हो जाएगा। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपरी मानदंड द्विधारी नहीं बल्कि दशमलव था। मतलब ऊपरी मानदंड क्या था, तो ऊपरी मानदंड था दशमलव, माने डेसिमल कह सकते हैं, दशमलव। और अगर निचला की बात करें, निचला मानदंड, तो वो था बाइनरी था। वो क्या था, बाइनरी माने द्विधारी। खोजकर्ता देख लेते हैं कि कौन किसका खोज किसने किया था। तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए। माने एस और राव ने लोथल का खोज किया था। एस आर राव ने किसका खोज किया, तो लोथल का खोज किया है। और बीबी लाल ने किसका खोज किया है, तो कालीबंगा का। तो बीबी लाल ने कालीबंगा का खोज किया है। और एम आर मुगल ने किसका खोज किया है, तो बहावलपुर का खोज किया है। एम आर मुगल ने बहावलपुर का खोज किया है। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का खोज किया है। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का खोज किया है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो इसमें से तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक था। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ तक उत्तर प्रदेश तक था। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा स्थल कितने साइट खोले जा चुके हैं, तो 2800 साइट्स खोले जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी सदी से और दूसरी शताब्दी के दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति थी। तो आप लोग को इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि थ्री है, मतलब कि तीसरी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति थी। और यहाँ कह रहा है कि जो कि गलत है कि हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त हुआ है। नहीं, हड़प्पा नामक स्थान पाकिस्तान में तो प्राप्त हुआ है, लेकिन वो सिंध प्रांत में नहीं, बल्कि वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा नामक स्थल। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता है, दूसरे तरफ उसका स्थान है। और इसके बारे में आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3 4 1 2 5। ठीक है। मतलब कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है। और आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप
था, तब वो परिमाप था लंबाई में। देखिए लंबाई में 11.88 मीटर आप लोग याद रख लीजिए, चौड़ाई में आप लोग याद रख लीजिए टू पॉइंट सॉरी हाँ, चौड़ाई में आप लोग को याद रखना है 7.01 मीटर, ठीक है, 7.01 मीटर। और हाइट में आप लोग को याद रखना है कि 2.43 मीटर, ठीक है, हाइट में कितना याद रखना है 2.43 मीटर। तो लंबाई कितना था मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार मिला है, जिसको महान स्नानागार के नाम का परिमाप है, उसको उसका कितना कितना है, तो लेंथ कितना है 11.88 मीटर, ब्रेथ कितना है 7.01 मीटर, हाइट कितना है तो 2.43 मीटर है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा का प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सिंह वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है, जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है, तो वो बैल का नहीं पाया गया है, बाकी हिरन का पाया गया है, हाथी का पाया गया है और गैंडा का पाया गया है। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सिंह वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है, जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है, तो बैल का नहीं पाया गया है, बाकी हिरन का पाया गया है, हाथी का पाया गया है और गैंडा का पाया गया है। आर्य शब्द किस बात का संकेतक है, तो आर्यवाद जो संकेतक है वो सांस्कृतिक समुदाय का संकेतक है। आर्य शब्द किस बात का संकेतक है, तो एक सांस्कृतिक समुदाय का संकेतक है। आर्य टोटल ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में आर्य को 36 बार वर्णन मिलता है। कितना बार मिलता है, 36 बार वर्णन मिलता है। एक तरफ कथन देखते हैं, दूसरी तरफ कारण देखते हैं। इसमें आंसर क्या सही है वो देखते हैं। इसमें आंसर ए सही है कि इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे। इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे। इंडो आर्यन के पास अश्वयुक्त रथ, कवच और बेहतर हथियार थे। इंडो आर्यन के पास अश्वयुक्त रथ, कवच और बेहतर हथियार थे। तो ये बात सही था, दोनों ही सही है और कारण भी सही था। अब बताना है कि ऋग्वैदिक संस्थाओं पर विचार करिए और बताना है कि किन संस्थाओं में महिला भी भाग लेती थी, ये बताना है। तो देखते हैं कि किसमें किसमें क्या है। तो सभा और विदत, ये जो देख रहे हैं सभा और विदत, ये इसमें महिला भाग लेते थे। कौन भाग लेते थे, महिला भाग लेते थे, ठीक है। और बाकी समिति और गण में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला यही है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। और ऋग्वैदिक लोगों को कृषि के ज्ञान का अभाव था। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि के ज्ञान का अभाव था। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि कृषि का आप लोग को पता होगा कि ज्ञान तो नवपाषाण काल में ही हो चुका था। तो अब इसकी बात ही क्यों करना ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद तो बहुत दूर था। नवपाषाण हुआ, नवपाषाण के बाद हड़प्पा हुआ, हड़प्पा के बाद आता है वैदिक संस्कृति, ठीक है। उस वक्त तो कृषि बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, हड़प्पा में भी तो कृषि अच्छे खासे हो ही रहा था। 77 नंबर में देखेंगे कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द है और उसकी बारंबारता, मतलब कि ऋग्वेद में कौन से शब्द कितनी बार आया है, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4। मतलब जनपद को 100 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। जनपद का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 100 बार किया गया है। और इंद्र का यूज किया गया है 250 बार। जनपद को 100 बार, इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार किया गया है यूज। अग्नि को 200 बार, जन को 275 बार, विष को कितनी बार किया गया है, तो 170 बार।
सॉरी, थोड़ा-सा मैंने इसको गलत बता दिया, आई एम सॉरी। एक सेकंड, फिर से मैं थोड़ा चलता हूँ। जनपद को एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया था, मैं थोड़ा गलत बता दिया था। जनपद को एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया था। इंद्र को 200 बार प्रयोग किया गया था। अग्नि को जो है, सॉरी, इंद्र को 250 बार प्रयोग किया गया है। इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार और जन को, देखिए जनपद को एक भी बार नहीं, लेकिन जन को किया गया था 3 बार, 275 बार प्रयोग किया गया था। और 20 को प्रयोग किया गया था 140 बार। मतलब ऋग्वेद में 20 को 40 170 बार ये लिखा गया था, मतलब उल्लेख किया गया है। जन को 275, अग्नि को 200 और इंद्र को 250, जनपद को कितना, तो जनपद को किया गया था एक भी बार नहीं। और वही जन को 275 बार। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। और गंगा को ऋग्वेद में मात्र एक बार यूज किया गया है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी नदी सिंधु था। और कुब्बा क्या था? अफगानिस्तान में बहने वाली नदी था, जिसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। कुब्बा का भी, जो कि अफगानिस्तान में बहता था, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 79 का, कि एक तरफ सूची को दूसरे तरफ से मिलान करने कह रहा है। तो जब इसका मिलान करिएगा तो पाइएगा कि क्या पाइएगा, तो इसमें देखते हैं जो 79 नंबर प्रश्न में, कि कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, इसको मिलान करने कह रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में हो जाएगा कि मतलब व्रीहि। व्रीहि जो जिसको कहा जाता था, किसको कहा जाता था? चावल को व्रीहि कहा जाता था। और मुद्र को कहा जाता था मूंग। मुद्र को कहा जाता था मूंग। और यब को कहा जाता था जौ। यब को कहा जाता था जौ। और इच्छु को कहा जाता था गन्ना। इच्छु को कहा जाता था गन्ना। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो जो सोम को समर्पित था वो था 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा था? तो वो समझा था गाय को। गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वो सही क्रम जो है वो है वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। धर्म तथा रीत। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से दोनों ही कथन सही है दोस्तों, कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं एवं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म क्या था? तो व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। रीत क्या था? तो रीत है कि मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। रीत क्या था? तो मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इतनी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तब वो रचना की थी लोपामुद्रा ने। किसने? लोपामुद्रा ने। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो उसका हुआ क्वाइन, सिक्का के अर्थ में। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का के अर्थ में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 87 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया
परूसनी नदी के तट पे। रावी नदी का नाम, पुराना नाम क्या है? परूसनी नदी। रावी नदी का पुराना नाम परूसनी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तब वो मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई थी? तब वो उद्धित हुई थी उत्तर वैदिक काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धित हुई? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये बताने कह रहा है। तो केवल एक सही है दोस्तों, कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरास्त्र यानी हेलमेट, सिर मतलब ढकने के लिए हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब जो आर्य लोग थे ऋग्वेद कालीन में, वो कवच लगा पहनते थे शरीर पे और हेलमेट लगाते थे शरीर पे, माथे पे। लेकिन इसकी मतलब सिंधु घाटी में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और तीसरा में देख लीजिए क्या गलती है, दूसरा तो गलत नहीं है। तीसरा में कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस वस्तु को जानते थे। दोस्तों, ऋग्वेद कालीन घोड़ों को नहीं जानते थे। बीपीएससी के अकॉर्डिंग, नहीं जानते थे सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग घोड़े को नहीं जानते थे बीपीएससी के टाइम, मतलब अकॉर्डिंग। यूपीएससी तो मानता है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तीन के वर्ग का नहीं है? तो वो है कोश। बाकी कुल, वंश, गोत्र, ये सारे तीन एक ही वर्ग के हैं। बाकी कोश माने कोश का मतलब हो गया पैसा से संबंधित। ये मतलब क्या है, संबंध है, माने ये तीनों से ये कोष संबंधित नहीं है। आर्यों का मल नहीं मूल निवास आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव किसने माना है? तो वो माना है बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश में उत्तरी ध्रुव को किसने माना? तो बाल गंगाधर तिलक ने माना। सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं सत्य कथन का चयन। इसमें से सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। ऋग्वैदिक समाज एक ग्रामीण समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था? तो ग्रामीण समाज था। और ऋग्वैदिक काल को मुख्यतः चित्रित धूसर मृद भांड से जोड़ा जाता था। ऋग्वैदिक काल को मुख्यतः चित्रित धूसर मृद भांड से जोड़ा जाता था। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का जिक्र है? तो 42 नदियों का। ऋग्वेद में यमुना तथा गंगा नदी के क्षेत्र को वैदिक आर्यों की दक्षिण सीमा बताई गई। ऋग्वेद में यमुना तथा गंगा नदी के क्षेत्र में वैदिक आर्यों की दक्षिण सीमा बताई गई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं, जिनमें से 2 से 7 प्राचीनतम है, जबकि 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया है। और ऋग्वेद को जाप करने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को जाप करने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। 94 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक तरफ ऋग्वैदिक नदी है और दूसरे तरफ क्या है? उसके आधुनिक नाम है। तो देख लेते हैं। बितस्ता। बितस्ता को क्या कहा जाता था? झेल। आज क्या कहा जाता है? झेलम। परूसनी को आज क्या के डेट में क्या कहा जाता है? तो परूसनी को आज के डेट में रावी कहा जाता है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। और सुसोमा जो पहले कहा जाता था, आज के डेट में उसको सोहन नदी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नदी हैं दोस्तों, जो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा। बितस्ता हो गया, और एक होता है बिपाशा भी होता है। बिपाशा, ये बिपाशा बसु वाला बिपाशा नहीं, ये बिपाशा, ये ब्यास नदी आज इसको कहा जाता है। परूसनी नदी को तो जान ही गए, रावी नदी कहा जाता है। और हसदती, क्या है? हसदती, इसको घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। और क्रुभ नदी पहले कहा जाता था, और आज कुर्रम नदी कहा जाता है इसको। और कुब्भा, एक क्रुभ हो गया, जो कुर्रम नदी, कुब्भा जो कि काबुल नदी के नाम से जाना जाता है आज के डेट में। एक होता है सदानीरा, पहले कहा जाता था, और इसी सदानीरा को आज हम लोग गंडक के नाम से जानते हैं। सदानीरा को गंडक के नाम से, गंडक नदी के नाम से। एक हो गया अस्किनी। अस्किनी को हम लोग चिनाब के नाम से जाने जाते हैं, ये चिनाब के नाम से जाने जाते हैं। और सतुद्री को सतलज नदी के नाम से जाने जाते हैं।
सतुद्री को किस नदी के नाम से जाना जाता है आज? तो सतलज नदी के नाम से, सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। और गोमल को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो गोमती के नाम से जाना जाता है। गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता है। सिंधु को सिंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का जिक्र ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है? तो वो हुआ है पिता का, क्योंकि ऋग्वेद भी मतलब वैदिक काल भी पैतृक सत्तात्मक था। और पिता का शब्द 335 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। और घोड़ा का 215 बार उल्लेख हुआ है। और इंद्र का 250 बार जिक्र हुआ है। जन का 275 बार जिक्र हुआ है। कुछ और जिक्र याद रख लीजिए। माता का, पिता का 335, तो माता का कितना? 234 बार हुआ है। अग्नि का कितना हुआ है? तो अग्नि का 200 बार इसका उल्लेख हुआ, जिक्र हुआ 200 बार। गाय का कितना बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो गाय का 176 बार उल्लेख हुआ है। और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। गंगा को मात्र 1 बार किया गया है। ये याद रखिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो कौशितकी और ऐतरेय। सामवेद वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? तब वो कहा जाता था उद्गाता। उद्गाता। सामवेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? उद्गाता। और ऋग्वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के तो वो होत्री कहा जाता था। और अर्ध अर्ध अर्धवैयु किसको कहा जाता था? यजुर्वेद को। यजुर्वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? अर्धवैयु। और अथर्व वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संबंध में सत्य कथन के बारे में चर्चा करें। तो सत्य कथन इसमें से दोस्तों तीनों का तीनों ही सत्य कथन है। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों आर्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का रचना हुआ। और उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल के लोग किस चीज से परिचित थे? तो लोहे से परिचित थे। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया? तो निषेध हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 99। उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो डी हो जाएगा। इस 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। शूद्रों को ये अधिकार नहीं मिला था। ये किसको अधिकार नहीं मिला था? तो शूद्रों को अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, बाकी पहला देखिए कि 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह ही ब्राह्मण के लिए मान थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह ही ब्राह्मण के लिए मान थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई थी। गोत्र प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र मतलब गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र प्रथा चलता आ रहा है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में 4 आश्रम बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं जाबलोक उपनिषद में। किसमें? जाबलोक उपनिषद में 4 ग्रंथ बताए गए हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं। ये 4 आश्रम कौन से हैं? तो ब्रह्मचार्य कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं ना, बोलते हैं ना, वही ब्रह्मचार्य। गृहस्थ हो गया, दूसरा वानप्रस्थ हो गया, तीसरा वानप्रस्थ हो गया, और चौथा संन्यास हो गया। देखिए, जो ब्रह्मचार्य है उसको 0 से 25 वर्ष के आयु तक के बच्चे को क्या होना चाहिए? इंसान को ब्रह्मचारी होना चाहिए। और गृहस्थ का समय 25 से 50 वर्ष का होता है। और फिर वान में प्रस्थान करना 50 से 75 साल तक माना गया है। और 75 से 100 साल तक आपको सन्यासी का रूप ले लेना है। और कार्य क्या है? तो आप ब्रह्मचार्य में आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और गृहस्थ में आप सांसारिक जीवन का लाभ उठाएंगे। और 50 से 75, ये 57 नहीं है, 75 है। 75 साल में आप ईश्वर को ध्यान में लगाएंगे, ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और संन्यास में जब 75 से 100 हो तो मोक्ष हेतु आप तपस्या करेंगे कि अब हमको भगवान इस धरती से उठा लीजिए, ऐसा है। और इसका पुरुषार्थ क्या है? तो इसका धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ व काम है, मैंने पैसा और काम करना है, अर्थ व
काम है और इधर मोक्ष की प्राप्ति करना, इधर सब मोक्ष है। इस तरीके से इसका पुरुषार्थ है। तो मैंने पुरुषार्थ का मतलब पुरुष वाला नहीं, पुरुषार्थ का मतलब उसका एक तरीके का कार्य ही समझिए। ठीक है। तो ब्रह्मचार्य 0 से 25 थे। इस तरीके से आप ये चार्ट को भी थोड़ा याद रखेंगे। और देखिए अब ब्रह्मचार्य लोग कितने लोग 25 साल तक में ब्रह्मचार्य रहते हैं बताइए। और गृहस्थ जीवन बता रहा है कि 25 से 50। ये इसके बाद तो सारा गृहस्थ ही जीवन चालू हो जाता है, कोई वानप्रस्थ नहीं, कोई संन्यास नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पहला पार्ट आज आप खत्म किया है। आज का कौन सा दिन खत्म मैंने किया, तो 15वां दिन खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 16वां दिन से, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, महाजनपद और मौर्य के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग से विदा लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।